हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, आपको पता है कि 27 फरवरी 2024 से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर में क्लास 11th की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। 28 फरवरी 2024 को केमिस्ट्री का भी पेपर हो जाएगा और केमिस्ट्री के तैयारी के लिए हमने एक सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ था और इस सीरीज के अंदर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके थे। आज उसी सीरीज के अंदर में एक और वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, आज उसी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग देखते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो आपके पास सबसे पहले फ्रंट पेज में कुछ इस तरीके से होते हैं। हमारे पास टोटल 40 मार्क्स की क्वेश्चंस होती है और क्वेश्चंस के फ्रंट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया होता है। अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या रखा गया है, हमारे पास एक OMR शीट दिया जाएगा और उस OMR शीट को बहुत केयरफुली आपको अच्छे तरीके से भरनी है। साथ में OMR शीट के एक कॉर्नर पर एक स्पेस भी होगा और उस स्पेस पर आपको फुल सिग्नेचर करनी है और सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड से करनी है। हमारे क्वेश्चंस में टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और हर एक क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। एक सही जवाब पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और एक गलत जवाब पर कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगी, यानी कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है आपके फ्रंट पेज पर। अब देखते हैं कि 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा चुके थे। आइए जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन रखा गया था कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का SI मात्रक क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। आपको पता है कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो आपका केल्विन माना जाता है। क्या माना जाता है? केल्विन माना जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें केल्विन की, तो केल्विन एक SI यूनिट है और ये SI यूनिट किसका होता है बेटा? तो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है। यानी कि टेम्परेचर का SI यूनिट कौन सा होगा? केल्विन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर में 3 एलिमेंट्स मौजूद है। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। यानी एक हमारे पास यौगिक है और उस यौगिक में 3 तत्व मौजूद हैं। अगर बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स की, किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 3 होंगे। एक होगा कार्बन, एक है आपके पास हाइड्रोजन और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट दिया गया है। साथ में कहा गया है इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%। अगर हम लोग परसेंटेज अकरेंस की बात करते हैं तो कार्बन दिया गया 38.71%। साथ में हाइड्रोजन है हमारे पास 9.67%। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ नहीं है। तो अब हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें सबसे पहले पता करना होगा। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज आप कैसे पता करोगे? तो निकालने का सबसे आसान तरीका है 100% में से परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को आप माइनस कर दीजिए। अब अगर आप देखते हैं तो अगर हम लोग देखें यहां पे तो 100% में से कार्बन की परसेंटेज कितनी है बाबू? तो ये दिया गया 38.71%। हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? तो 9.67%। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 100% में से अगर आप इसको सॉल्व करके चलेंगे तो आपके पास यानी 38.71 प्लस 9.67 को अगर आप माइनस करके चलेंगे तो हमारे पास आएगा 51.63%। कितना आएगा? 51.63% आ जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 51.63% एलिमेंटल एनालिसिस के दौरान दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो या फिर मूलानुपाती सूत्र को अगर निकालना हो तो उसके लिए हमें हर एक एलिमेंट के
वेट को निकालना होगा या हर एक एलिमेंट के वेट के बारे में आपको पता होना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग वेट ऑफ कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का वेट कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 ग्राम होता है। अब अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद परसेंटेज को इसके वेट के साथ डिवाइड करते हैं, यही ना करते हैं। तो परसेंटेज कितना है बेटा, तो ये है 38.71 और वेट कितना था 12 था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.2, कितना आएगा 3.2 आ जाएगा। नाउ अगर 9.67 इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर लूं तो कितना आ जाएगा 9.67 आ जाएगा। नाउ अगर हम लोग 51.63 अपॉन 16 को कैलकुलेट करके चलें तो हमारे पास कितना मिलता है तो 3.2 मिल जाता है। अब हमें क्या करना होगा, तो इसका सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ता है, सिंपल रेशियो निकालना पड़ता है। और आपको बखूबी पता है कि सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो परसेंट अपॉन वेट वाला जो वैल्यू था, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, उसी को सारे में डिवाइड किया जाता है। जैसे इन सब में अगर देखेंगे तो 3.2 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 3.2 को 3.2 के साथ यहां डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। नाउ अगर 9.67 को इसको भी 3.2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना मिलता है तो 3 मिल जाएगा। उसी तरीके से इस वाले केस में भी अगर 3.2 को 3.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यानी कि सिंपल रेशियो में कार्बन का कितना मिला 1 यूनिट मिला, हाइड्रोजन का कितना यूनिट मिला तो 3 यूनिट मिला और ऑक्सीजन का कितना यूनिट मिला तो 1 यूनिट मिला। यानी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला की बात सोचेंगे या फिर मूलानुपाती सूत्र की बात सोचेंगे तो क्या मिल जाएगा H3, तो क्या मिल जाएगा CH3 और O मिल जाएगा। दिस इज अ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपोजिशन। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे तो ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल्स इज। आपको पता है कि अगर ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं बेटा, हम लोग निकालते हैं 4l+2 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, 4l+2 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। जहां पर l क्या है, तो l को हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये तो आप जानते हो बखूबी। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो इसको s सब सेल बोलते हैं, l की वैल्यू 1 पे आप इसको p बोलते हैं, l की वैल्यू 2 पे आप इसको d बोलते हैं और l की वैल्यू 3 पे आप इसको क्या बोलते हैं तो f बोलते हैं। अब करना कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले पर l की वैल्यू कितना पुट कर लेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 + 2 यानी कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी अगर ऑर्बिटल 4d है तो 4d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा, इसके बारे में आपको पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद होगा 4s1 और फिर क्या होगा 3d5 होगा। आपको पता है कि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल खींच चुका है। क्यों, ताकि ये हाफ फील्ड को अचीव कर सके, क्योंकि आपको पता है कि हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ये एक अस्थाई माना जाता है। आपको पता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग नॉर्मल वाले से ज्यादा स्टेबल होते हैं या नॉर्मल वाले से ज्यादा अस्थाई होते हैं। ठीक, अब अगर एक चीज को नोटिस करें, अगर मैं इसकी बात करता हूं ये वाले की, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा ये आर्गन का आता है। किसका आता है, आर्गन का।
यानी क्रोमियम जो 24 एटॉमिक नंबर रखा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक तो आर्गन एंड 4s1 और क्या होगा 3d5 होगा। इज अ करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। यानी अगर इसमें ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं यहीं पे, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम। हमारे पास एक टेनिस का बॉल है, उसका भार कितना दिया गया है, तो 60 ग्राम दिया गया है। अगर मैं मास की बात करता हूं या द्रव्यमान की बात करता हूं या मैं भार की बात करता हूं, तो टेनिस बॉल का भार कितना है बेटा, 60 ग्राम है। अगर मैं इसी को केजी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो 60 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ केजी हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻² केजी लिख सकते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो टेनिस बॉल है वो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसका जो वेग है, इसका जो आपके पास वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। साथ में क्वेश्चन में h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, h इज इक्वल टू कितना, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं पॉइंट की जो बाद की वैल्यू है ना, इसको जरा इग्नोर करके सोचूंगा। अगर आप पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर करके सोचें तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर क्या होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है, एम भी होता है। एच कितना है बेटा, तो एच है 6 इंटू 10⁻34। एम कितना है, तो 6 इंटू 10⁻², और भी कितना है हमारे पास, तो 10 है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻34 अपॉन 10⁻² इंटू क्या होगा, 10 होगा। इससे कितना टाइम में जाएगा, तो 10⁻32 के टाइम में चला जाएगा। 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिल सकता है, 10⁻32 इंटू 10⁻1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻33 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास टेनिस बॉल का वजन 2 इंटू 10⁻² केजी हो जाए, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है या फिर तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है, 10⁻33 मीटर हो जाता है। यानी अगर ऑप्शन में ढूंढें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी, ये आपको पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्टार्टिंग ग्रुप ले लेते हैं और एक एंड वाला ग्रुप ले लेते हैं। यानी पहला ग्रुप मैं ले लिया फर्स्ट ग्रुप को, और आखिरी वाले को मैं ले लिया ग्रुप नंबर 18 को। तो पहले वाले ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो एक है हाइड्रोजन, लिथियम, एक है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम, यही होता है। और ग्रुप 18 में देखें तो एक होता है हीलियम, एक होता है नियोन, एक होता है आर्गन, एक होता है क्रिप्टन, एक होता है आपके पास जेनन, एक होता है रेडॉन और एक होता है ऑग्निशियम। यही होता है हमारे पास। इसको कहते हैं फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकेंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड, ये हो गया फिफ्थ पीरियड, ये हो गया सिक्स्थ पीरियड, ये हो गया आपका 7th पीरियड। तो आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, 2 ही तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। मतलब पहले वाले पीरियड्स में तो 2 एलिमेंट हो गए, दूसरे वाले में लिथियम से लेकर के नियोन तक अगर आप काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट निकल करके आएगा। सोडियम से आर्गन तक चलेंगे तो 8 मिलेगा, पोटेशियम से क्रिप्टन तक चलेंगे तो 18 मिलेगा, रुबिडियम से जेनन तक चलेंगे तो 18 मिलेगा, सीजियम से लेकर रेडॉन तक चलेंगे तो 32 मिलेगा, और फ्रांसियम से ऑग्निशियम तक चलेंगे तो 26 मिलेगा। यानी अगर फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, यानी फोर्थ आवर्त की बात अगर करते हैं, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो जाते हैं बेटा, तो टोटल 18 एलिमेंट हो जाता है। यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4 पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल,
हमारे आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में टोटल कितने एलिमेंट की संख्या होती है? तो टोटल होते हैं आपके पास 18, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहे हैं? द आयोनिक रेडियाई ऑफ दिस आयंस फॉलो द ऑर्डर। हमारे पास कुछ आयंस दिए गए हैं और उस आयंस का रेडियस कैसा होगा, कौन सा बड़ा रेडियस होगा, कौन सा छोटा रेडियस होगा, इसका ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है बेसिकली। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आयोनिक रेडियस सोचें, आप क्या सोचें, आयोनिक रेडियस अगर आप सोचते हैं तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है? आयंस के आधार पे नेगेटिव का, उसके बाद किसका होता है? न्यूट्रल का होता है सर, और उसके बाद किसका होता है? तो पॉजिटिव का होता है। अब अगर आप देखें हमारे पास दिया गया है N3 माइनस, एक है हमारे पास O2 माइनस, एक है हमारे पास F माइनस और एक है हमारे पास सोडियम प्लस, यही है। तो जाहिर सी बात है कि सर ये तो नेगेटिव वाला आयंस है और ये वाला तो पॉजिटिव वाला आयन है। तो पॉजिटिव वाला आयंस की साइज तो सबसे छोटी होती है, ये तो मैं आपको पहले बता दिया। अब एनायंस में 3 है, एक है 3 माइनस, एक है 2 माइनस, एक है 1 माइनस। तो 3 माइनस वाला का साइज सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा होगा N3 माइनस, उसके बाद होगा O2 माइनस, उसके बाद होगा F माइनस। तो अब अगर आप चेक करो ये वाला ऑर्डर किस ऑप्शन पे नजर आ रहा है, तो N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस और Na प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई हो सकता है। क्लियर बात है? नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है। अल्कली मेटल का इन सब में से कौन सा प्रॉपर्टीज या कौन सा गुणधर्म फॉलो कर रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ग्रुप नंबर 1 इसको बेटा अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। और एक है हमारे पास फ्लोरीन फैमिली वाला। फ्लोरीन फैमिली बेसिकली इसको ग्रुप 17 में कह रहा हूं, या फिर आप चाहे तो इसको हैलोजन कह लें। और अल्कली मेटल से हैलोजन आप किधर मूव कर रहे हैं? आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। किधर मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, या फिर अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं आप, या फिर आवर्त के तरफ मूव कर रहे हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। अब जरा सोचो, मैं अगर बात करता हूं साइज की, किसकी बात करता हूं? साइज की। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज, यानी कि अल्कली मेटल का साइज होगा सर सबसे बड़ा और हैलोजन फैमिली का साइज होगा सर सबसे छोटा, क्योंकि साइज लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज करता है। फिर हम लोग जानते हैं एक चीज कि सर साइज अगर घट जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है, ये आपको पता है। यानी यहां पे साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, यहां पे साइज कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर आप इसी को रिजेंबल कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माध्यम से। अगर साइज आपका कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है? ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो भाई यहां पे साइज कम हो रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहां पे साइज ज्यादा हो रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? कम। और आपको एक बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भाई वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बहुत देर से। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होता, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं जिसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव की टेंडेंसी सबसे कम होगी। यानी इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रखा है तो भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा रखेगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम रखेगा। अब अल्कली मेटल का ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। अल्कली मेटल में क्या छोटा साइज होता है? नहीं सर, बड़ा साइज होता है। ये तो ऑप्शन गलत है आपका। लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, बिल्कुल आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जा रहा है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, नहीं लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखाया जा रहा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नहीं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होता है, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग है और ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। मतलब करेक्ट प्रॉपर्टीज कौन सा है अल्कली मेटल का? तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, जो BeCl2 है उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा
ये आपको पता करना है। तो आपको पता है कि BeCl2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। और डाइपोल मोमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको कट टेल एरो के साथ दिखाते हैं। और टेल वाला पोर्शन किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और हेड वाला पोर्शन किधर होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ये तो हम लोग जानते हैं बेसिकली, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ये तो हम लोग जानते हैं बेसिकली। अब अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्षमता कम है, और क्लोरीन की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता ज्यादा है। यहां पर भी क्लोरीन है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एम का मतलब मैक्सिमम और एल का मतलब हो गया लेस या फिर मिनिमम आप कह सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा कट टेल का, लो से हाई। यहां भी कट टेल का डायरेक्शन क्या होगा, लो से हाई। अब अगर देखें तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो भाई इसके डायरेक्शन को ये कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या मिल जाएंगे आपको, जीरो मिल जाएंगे। तो BeCl2 का जो डाइपोल मोमेंट निकल करके आता है वो क्या होता है आपका, जीरो के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 के लिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें, यहीं पे कह रहे कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। यहां पे सिग्मा और पाई मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको प्रोपाइन के केस में डिस्कस करनी है। हम लोग को एक बात पता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड की बात अगर सोचते हैं तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड की केस में, किस केस में बेटा, मल्टीपल बॉन्ड की केस में हमेशा सर एक सिग्मा होता है और जो बच गया वो सब के सब क्या होते हैं, तो पाई होते हैं, ठीक ना। मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी सब क्या होते हैं आपके, पाई होते हैं। अब हमारे पास प्रोपाइन दिया गया है। प्रोपाइन कैसा होता है पहले देख लो, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसी को हम प्रोपाइन कहते हैं बेसिकली। अब जितने भी यहां पे कंडेंस के फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखा हूं ना, इसको बॉन्ड दिखा करके आप स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करो। बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, जैसे 3 कार्बन है ऐसे दिखा दिए, यहां पे 3 हाइड्रोजन है मैंने दिखा दिया, फिर इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है उसको भी मैंने दिखा दिया। अब आप सिग्मा और पाई आसानी से काउंट कर लेंगे। देखो सिंगल कहां कहां है, सिंगल सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी क्या हो गया, सिग्मा। और मल्टीपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि हमेशा एक सिग्मा होगा और जो बच गया वो सब क्या होगा, पाई होगा। तो भाई यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो एक तो सिग्मा हो गया, बचा कितना, 2, यानी पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो टोटल सिग्मा अगर काउंट करें तो 4 यहां पर और 1 यहां पर और 1 यहां पर, कितना हो गया, 6 हो गया। और टोटल पाई कितना हो गया, 2 हो गया। यानी प्रोपाइन के केस में टोटल 6 सिग्मा मिलेगा और 2 आपका क्या होगा, पाई होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BRF5, जो BRF5 है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी ज्यामिति कितनी होगी, या ज्यामिति कैसी होगी, या ज्योमेट्री कैसी होगी, इसी के बारे में आपको पता करना है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री पता करना है तो सबसे पहले आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो ज्योमेट्री आसानी से मिल जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप सबसे पहले काउंट करते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे निकालते हैं बेटा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक प्लस एनायन माइनस कैटायन बाई 2, जहां पर भी क्या है, तो भी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। Ca कहने का मतलब सेंट्रल एटम। एम क्या है हमारे पास, तो एम को हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। ये सब मोनो एटॉमिक में कंसीडर हो जाते हैं। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब एक परमाणुकता, जिसकी परमाणुकता कितनी होती हो, एक ही होती हो। फिर ए हमारे पास क्या है, तो ए को हम बोलते हैं एनायन का पार्ट। एनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज। और सी जो है हमारे पास, सी क्या है बेटा, तो ये कैटायन का पार्ट है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की बात सोच रहे हैं, है ना। फिर अगर हम लोग देखें इस वाले कंपाउंड का मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालूं
तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, Br। तो Br का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना मिलता है, 7 मिलता है। मोनोएटॉमिक देखें तो फ्लोरीन एज अ मोनोएटॉमिक काम कर रहा है, कितना है फ्लोरीन, 5, तो मोनोएटॉमिक कितना हो गया, 5 हो गया। एनायन कितना है, 0, और कैटायन भी कितना है, 0। सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनो एटॉमिक 5, एनायन 0, कैटायन 0/2, 7 5 कितना हो गया, 12/2, वैल्यू कितना आया 6, और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, तो sp3d2 मिल जाएगा। और आपको पता है कि sp3d2 में जो नॉर्मल ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री होती है वो क्या होता है, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको आप बेसिकली ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जानते हो। दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल, ये जानते हैं हम लोग। अगर हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल बना लें, सबसे पहले आप स्क्वायर दिखा दो, सेंटर में हो गया आपके पास ब्रोमीन। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पिरामिड लगा देंगे, इस टाइप का होता है बेसिकली स्क्वायर बाई पिरामिडल। हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन फ्लोरीन है कितना, 5 है। इसका मतलब 5 जगह पे तो सर फ्लोरीन चला जाएगा आपका, लेकिन एक जगह पर खाली रह जाएगा, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। जो ये स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या होता है, तो स्क्वायर पैरामिडल नाम होता है। क्या नाम होता है, स्क्वायर पैरामिडल। स्क्वायर पैरामिडल यानी अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी, ज्योमेट्री ऑफ BRF5, तो BRF5 का जो ज्योमेट्री होगा या जो ज्यामिति होगा वो क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर वर्क पिरामिडी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5। तो PCl5 में इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसी के बारे में पता करना है। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला को देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक प्लस एनायन माइनस कैटायन बाई 2। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस देखिए कितना होता है, 5, आप कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल सकते हैं। मोनो एटॉमिक देखें तो कितना मिल गया, 5, चूंकि क्लोरीन है और क्लोरीन भी एक प्रकार का मोनो एटॉमिक जैसा बिहेव करता है। अब इस कंपाउंड में देखें तो एनायन तो है ही नहीं और कैटायन भी नहीं है, तो सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे हम लोग। फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक प्लस एनायन माइनस कैटायन बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, मोनो एटॉमिक कितना, 5, एनायन 0, कैटायन 0/2, यानी 5 5 हो गया 10/2, वैल्यू आया 5, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो sp3d होता है। यानी कि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में क्या होता है, तो sp3d, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कि ए गैस विच ओबेज गैस लो एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज। वह गैस जो सभी ताप एवं सभी दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन होता है PV = nRT, जिसको बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को हर एक टेम्परेचर पर, यानी कि हर एक तापमान पर और हर एक प्रेशर पर, हर एक दाब पर, अगर कोई गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होता है, तब हम लोग इस गैस को नाम क्या देते हैं, आइडियल गैस नाम देते हैं। लेकिन अगर PV = nRT के बराबर नहीं होता, मतलब PV = nRT नहीं हो हर एक टेम्परेचर पे, हर एक प्रेशर पे, तो वैसे गैस के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, तो रियल गैस का टर्म यूज करते हैं। ठीक ना। तो हर एक सिचुएशन पर, चाहे वो टेम्परेचर का सिचुएशन हो या प्रेशर का सिचुएशन हो, अगर वो गैस PV = nRT को फॉलो कर पा रहा है, दैट मीन्स वो गैस कौन सी हो रही होगी, तो आइडियल गैस हो रही होगी। वैसे तो ये चैप्टर झारखंड एकेडमिक काउंसिल या फिर NCERT से रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी क्वेश्चन था 2023 में, तो आपको मैंने इसको बता दिया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस
500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। हमारे पास एक कंडीशन रखा गया बाबू, दिस इज कंडीशन नंबर 1। इस कंडीशन पर जो हमारे पास वॉल्यूम था वो था 500 डेसीमीटर क्यूब, 500 डेसीमीटर क्यूब, और इस पर जो प्रेशर रखा गया था दैट इज P1 वो कितना था हमारे पास, तो 1 बार था, 1 बार। अब बेटा इसको कंप्रेस करना है, क्या करना है, कंप्रेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंप्रेस करने बोला गया है। जब आप इसको कंप्रेस करते हैं ना तब हमारे पास दूसरे कंडीशन डिराइव हो जाते हैं, कंडीशन नंबर 2। और कंप्रेस तब तक करना है जब तक कि इसकी वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब नहीं हो जाती। मतलब वॉल्यूम V1 से घसक करके कहां पहुंच जाएगा, V2 तक, और वो कितना हो जाएगा, 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इस कंडीशन पे प्रेशर कितना होगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि P1 V1 ये किसके इक्वल होता है, तो P2 और V2 के इक्वल होता है। P1 कितना है 1 और V1 कितना है 500। P2 आपको कैलकुलेट करना है और V2 कितना है, तो 200 है। देयरफॉर P2 बराबर कितना मिल जाएगा, तो 500 बाई 200। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 बार। यानी अगर इस कंडीशन को कंप्रेस करके हम लोग 200 डेसीमीटर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वैसे केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम से ज्यादा। भाई वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 2.5 बार बढ़ेगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। देखो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसी होती है ना जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 के बराबर होता है। एक्चुअली आपसे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक, जैसे अगर मैं H+ के लिए बात करूं तो ये 0 के बराबर होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वाला, अगर मैं ब्रोमीन लिक्विड की बात करता हूं तो 0 के बराबर होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं H2 की बात करूं तो 0 के बराबर होता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसका स्टैंडर्ड, याद रखना स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड तभी होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 बार हो। मतलब टेम्परेचर अगर आप फिक्स लेकर के चले 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर को अगर आप फिक्स करके चले तो वैसे केस में बहुत सारे एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमारे पास है बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपको एक बात को ध्यान देना है, अगर आप फॉर्मेशन करवाने की बात सोचते हैं ना, बनाने के बारे में सोचते हैं और एंथैल्पी का टर्म लगा करके सोचते हैं तो याद रखना होगा जब भी बनेगा तो 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और हमेशा बनेगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कहां से बनेगा, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। अब सवाल ये आता है कि सर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वो होते हैं ना जो एलिमेंट नेचर में जिस अवस्था पे मिलती है आपको उसी अवस्था में कंसीडर करनी है। जैसे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन गैस को ही मान के चलना पड़ेगा। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है तो आपको उसी अवस्था में मान के चलनी पड़ेगी। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा 1 ही मोल बनानी है और बनेगा हमेशा कहां से, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहा, क्या बोला, अमोनिया बोला, तो अमोनिया को आपको बनाना है कितना, तो बेटा 1 मोल। कितना बनाना है, 1 मोल। बनेगा कहां से, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे नाइट्रोजन का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है, N2, और नेचर में गैस के फॉर्म में होता है प्लस। हाइड्रोजन का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, H2, वो भी नेचर में गैस पर होता है। तो अगर 2 गैस मिल जाए तो तीसरा भी क्या मिलेगा, गैस ही मिलेगा। अब जरा रिएक्शन को संतुलित कर लीजिए, आप बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन 1 था, यहां नाइट्रोजन 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन 3 था तो यहां पे 3/2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो आपके पास रिएक्शंस हुआ
दिस इज अ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। याद रखना, फॉर्मेशन कराने के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कराने के लिए हमेशा एक ही मोल बनाना है। जैसे अमोनिया हमने एक ही मोल बनाया, और बनेगा कहां से, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। मतलब जो एलिमेंट नेचर में जिस अवस्था पर होगा उसी अवस्था में बात को सोचनी है आपको, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो दिया गया है -46.0 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यही पता करना है आपको। आपको पता करना है किसके बारे में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस है, इससे आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन का गैस, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का गैस, और इसमें डेल्टा RH ऑफ अमोनिया कितना होगा ये आपको पता करना है ना। कैसे सोचना है जरा देखो। अगर आप इस रिएक्शन को नोटिस करते हैं, इस रिएक्शन को, तो बेसिकली देखो यहां पे एक चीज को ध्यान देना होगा कि आप इसको देखो और यहां से एनालाइज करो, ठीक है ना। हमें अमोनिया चाहिए रिएक्टेंट में, आपके पास अमोनिया बना है प्रोडक्ट में, तो भाई अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो अमोनिया रिएक्टेंट में आ जाएगा। मतलब इस वाले को मैं रिवर्स करूं तो कैसा लिख सकता हूं, एक तो अमोनिया गैस के फॉर्म में बना तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वैसे केस में यहां पे डेल्टा RH अमोनिया लिखा जाएगा, और ये क्या होगा देखो तो, अब इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया था ना, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी माइनस से क्या हो जाएगा, तो सर 46.0 किलो जूल हो जाएगा। अब जरा देखना, ये तो पहली चीज मिल गई। अमोनिया कितना मोल चाहिए, 2 मोल, आपके पास कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये कट करके 1 हो जाएगा, ये कट करके 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से बना नाइट्रोजन गैस और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखो तो जो लाना था वहां तक पहुंच गया। अब इस रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो सर इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा कितना, +92.0 किलो जूल पर मोल। यानी कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, 92.0 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहे हैं कि ए एक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे कि ए रिएक्शन A प्लस बी रिएक्ट करके बना देता है C+D प्लस हीट दिया गया है। ये जो हीट है ना वो रिएक्शन के साथ में लगा हुआ है, तो जब इस हीट को रिएक्शन से बाहर निकालोगे तो ये प्लस था तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यानी कि आप इसको चाहें तो -Q लिख सकते हैं। साथ में आपके पास जो एंट्रोपी चेंज किया गया था, एंट्रोपी में जो परिवर्तन हुआ था वो धनात्मक पाया गया था, यानी पॉजिटिव मिला था, यानी कि डेल्टा S जो था वो क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द रिएक्शन विल बी, यानी कि यह अभिक्रिया संबंध है इन सब में से कैसा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आपसे जो है ना यहाँ पे डेल्टा G के बारे में खेला पूछ रहा है कि डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अब ये रिएक्शन अगर वर्क कर रहा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस माना जाएगा, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, यानी डेल्टा H को नेगेटिव बोला गया और डेल्टा S को पॉजिटिव बोला गया। अब देखना जरा, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे सिस्टम कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब जरा सोचें यहां पे, अगर मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये पूरा नेगेटिव बढ़ जाएगा। अब नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी, मतलब डेल्टा G कैसा मिलेगा, तो सर नेगेटिव मिलेगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहा। अगर इसी टेम्परेचर को मैं यहां पे कम कर देता हूं, जरा सोचो, टेम्परेचर कम करने से ये नेगेटिव भी कम हो जाएगा। अब नेगेटिव में से नेगेटिव कम वाले को जोड़ेंगे तो भाई अभी भी तो नेगेटिव ही रहेगा ना, मतलब अभी भी प्रोसेस कैसा होगा, तो स्पॉन्टेनियस होगा।
इसका मतलब टेम्परेचर चाहे बढ़ा दें चाहे टेम्परेचर को कम कर दें, दोनों ही सिचुएशन में ये रिएक्शन आपका फेवरेबल होगा। दोनों ही सिचुएशन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यानी कि इस वाले केस में टेम्परेचर का रोल तो है, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए, हर हाल में ये रिएक्शन वर्क करेगा। ठीक है ना। तो यहां पे एक ऑप्शन नंबर डी छूटा हुआ है, पॉसिबल एट ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर। ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर मतलब ये जो रिएक्शन होगा वो हर एक टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, चाहे वो आप हाई टेम्परेचर सोचे चाहे वो आप लो टेम्परेचर सोचे। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में भी डेल्टा जी नेगेटिव मिला है और लो टेम्परेचर में भी डेल्टा जी नेगेटिव मिला है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर बात है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे कि फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अनुसार पे केपी का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। कैसे सॉल्व करना होता है इसको देखें जरा। हमारे पास रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक है सॉलिड के फॉर्म में, रिएक्ट किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है आपका। ठीक, हम लोग जानते हैं केपी कैसे लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होता है, यही होता है। अब प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका प्रेशर इनटू एक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, और रिएक्टेंट में अगर देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप ले सकते हैं। बट एक चीज को ध्यान देना है, आपको पता है कि सॉलिड का और लिक्विड का, सॉलिड लिक्विड तो ऑलमोस्ट लेस कंप्रेसिबल होती है ना, वो दबता नहीं है जल्दी, अगर दबेगा नहीं तो प्रेशर का टर्म आएगा नहीं। तो एक बात याद रखेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर सॉलिड का हो या फिर लिक्विड का हो, तो इसके लिए हमेशा कितना वैल्यू मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। तो अगर आप नोटिस कर ले एक चीज को, तो ये तो सर सॉलिड था आपका और ये भी क्या था सर, तो सॉलिड था, तो इन दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर पुट करें तो 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई क्या हो गया 1। देयरफॉर जो केपी का वैल्यू मिला वो हमें क्या मिला, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोल रहे हैं, द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। आपको एक बात पता होगा, कंजुगेट एसिड निकालने का मैं एक तरीका बताया था कि आप उस कंपाउंड में अगर H+ ऐड कर देते हैं तो कंजुगेट एसिड मिल जाता है, और अगर आप कंजुगेट बेस निकालना चाहते हैं, कंजुगेट बेस अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल H+ को वहां से रिमूव कर दो तो कंजुगेट बेस आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कंजुगेट बेस। यानी अगर हम लोग अमोनिया सोचें तो अमोनिया का अगर हम लोग कंजुगेट एसिड लिखना चाहें तो सिंपल इसमें एक H+ को ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, H+ को। तो अगर अमोनिया में अगर H+ को ऐड करें लोन पे ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। दिस इज अ कंजुगेट एसिड। लेकिन अगर यहीं पे मैं कंजुगेट बेस लिखना चालू करूं तो कंजुगेट बेस में H+ को रिमूव करना होगा। तो भाई अमोनिया में से एक H+ को रिमूव कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, NH2- मिल जाएगा। तो अमोनिया का कंजुगेट एसिड होता है NH4+ और कंजुगेट बेस होता है NH2-। यानी कंजुगेट एसिड कौन सा होगा, तो NH4+ आपका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर। हमेशा याद रखना कि कंजुगेट एसिड निकालने के लिए H+ को ऐड कर दो और कंजुगेट बेस निकालने के लिए H+ को रिमूव कर दो। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविस एसिड। आपको पता है कि लिविस एसिड जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट के पास टेंडेंसी हो कि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, लिविस एसिड का टर्म यूज करते हैं।
और ये जनरली ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट ज्यादा शो करते हैं। जनरली ग्रुप 13 के एलिमेंट आप सोचते हैं। फिर एक होता है लुईस बेस का टर्म। किसका टर्म? लुईस बेस का। तो लुईस बेस ठीक एसिड से क्या होगा? उल्टा। तो भाई ये एक्सेप्ट कर रहा था तो ये रिमूव करेगा, मतलब डोनेट करवा सकते हैं इसको, डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये बेसिकली ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 में जैसे बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सारी चीजें हो गए। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। ये सब एलिमेंट वाले अगर कोई कंपाउंड होते हैं तो बेसिकली वो लुईस बेस की तरह काम करता है। और इस एलिमेंट वाले जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली लुईस एसिड की तरह काम करता है। ऑप्शन के आधार पे अगर हम सोचने की कोशिश करें कि कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है, तो देखो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट एक ही तरह काम करता है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट किया तो भाई ये लुईस बेस का पार्ट हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए लुईस एसिड, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। फिर अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होता है, यानी ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये भी सर लुईस बेस हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन में आपका पार्ट नहीं होगा लुईस एसिड का। फिर बोरोन की बात सोचते हैं तो भाई ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। कौन सा स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाली जो स्पीसीज है वो ग्रुप 13 के अंदर में आते हैं। और ग्रुप 13 वाले को बेसिकली लुईस एसिड के नाम से जाना जाता है। मतलब BF3 के पास क्षमता है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। और लोन पेयर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसको हम नाम क्या देंगे? लुईस एसिड नाम देंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका लुईस एसिड का पार्ट होगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहा है? द पीएच ऑफ द 10⁻⁻10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। क्या है? बेस। तो बेस है तो पीएच डायरेक्ट नहीं निकलेगा, सबसे पहले पीओएच निकालना पड़ेगा। तो पीओएच कैसे निकलेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो बनेगा सोडियम प्लस और साथ में क्या हो जाएगा? OH माइनस। अब टाइम इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना था? तो 10⁻⁻10 मोलर दिया गया था। और आपको पता है कि टाइम अगर 0 होता है तो प्रोडक्ट भी क्या होते हैं? 0 होते हैं। थोड़े समय के बाद भाई ये 0 हो जाएगा और ये होगा 10⁻⁻10 मोलर और ये भी होगा 10⁻⁻10 मोलर। क्योंकि ये 0 क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन ये है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी एक केटायन में और दूसरा एनायन में। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब प्रोडक्ट बनाएगा ना तो रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएंगे, रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें निकालना है पीओएच। तो पीओएच का फॉर्मूला जानते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या होता है? OH माइनस, यही होता है नेगेटिव लॉगरिथम। और OH माइनस कितना है बेटा? तो 10⁻⁻10 मोलर है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस आगे आ जाता है, तो 10⁻⁻- जो है आपका -10, ये -10 आगे आएगा तो क्या होगा? +10 हो जाएगा, +10 और फिर होगा log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी इसका जो पीओएच निकला वो कितना मिला? 10 मिला। बट क्वेश्चन में हमें पीएच निकालने बोला है, तो हम लोग एक चीज और जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। और जो पीओएच है वो आ चुका है कितना? 10 आ चुका है। तो पीओएच हो गया 10 इज इक्वल टू 14। देयरफॉर जो पीएच होगा वो 14 - 10 दैट विल बी 4 होगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप पीएच कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है? 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे पीएच पूछ दिया तो हमने ऐसा किया, लेकिन अगर पीओएच डायरेक्ट बोलता तो हम लोग यहीं तक कहानी को स्टॉप कर देते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3-। तो ClO3- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये आपको पता करना है।
तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x बना लेते हैं हम लोग। प्लस कितने ऑक्सीजन है 3, एक पे चार्ज कितना -2 और टकले में चार्ज कितने हैं -1। टकले में चार्ज कितने -1 है, तो x - 6 इज इक्वल टू कितना -1। तो x बराबर कितना -1 + 6, यानी वैल्यू कितना मिलेगा तो +5 मिलेगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा होता है ये आपको पता करना है। तो हम लोग को पता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, दिस इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी दिस इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का एक और डिफिनेशन होता है, दिस इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज। न्यूट्रल ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आयोनिक स्पीसीज भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब किसी भी न्यूट्रल या आयोनिक स्पीसीज से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना स्टार्ट करें तो उस प्रोसेस को भी हम नाम क्या देते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नाम देते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि मैग्नीज है आपके पास +2, ठीक है ना, अगर मैं मैग्नीज से 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया होगा, तो मैग्नीज +7 बन गया होगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन से आपने 5 इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दिए, पहले 2 बाहर किए थे अब 5 और बाहर कर दिए, तो टोटल कितना हो गया, +7 हो गया। तो जो +2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिख सकते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। और जो +7 है इसको आप क्या कह सकते हैं, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर से क्या हो चुका है, हाइयर हो चुका है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। यानी ऑक्सीकारक जो संख्या है ये आपका लोअर से क्या हो चुका है, हाइयर हो चुका है, यानी इंक्रीज हो चुका है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, तो इंक्रीज होता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है। अगर हम लोग यहीं पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, तो देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 23 था ना उसी क्वेश्चन को मैं एक मरतबा फिर से यहां पे लिख दिया हूं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को तो डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब मूव कर जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि इन द रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, तो आपको पता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कंपाउंड में रिडक्शन देखने को मिलते हैं, है ना। और एक होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट उस कंपाउंड में देखने को मिलता है जहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब इस रिएक्शन में हमें यह पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिएक्शन चेक करें तो कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हमने किया तो बन गया कॉपर और साथ में क्या बना, पानी बना। अब अगर आप नोटिस करें कॉपर ऑक्साइड से बना कॉपर, मतलब ऑक्सीजन था पहले, अब ऑक्सीजन तो रिमूव कर दिया। तो भाई ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। क्योंकि भाई रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का एडिशन होना, उसी को रिडक्शन बोलते हैं। और पहले हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, पानी मिला दिया। इसका मतलब ये जो प्रोसेस बना है वो ऑक्सीडेशन बना है। तो अगर रिडक्शन है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम देंगे, और ऑक्सीडेशन है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट नाम देंगे। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, तो हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर ऑक्साइड एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर बात है। अगर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ, कह रहा है द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं।
और साथ में यहां पर एक लोन पेयर होता है और यहां भी एक लोन पेयर होता है। अब इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। तो हम लोग लिख रहे हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल ये कितना हो जाता है? दिस विल बी 104.5। और ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है? तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये हम लोग जानते हैं। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन जो होती है उसके वजह से जो इसका एंगल होता है वो 104.5 डिग्री के आसपास में होता है। अगर मान लो लोन पेयर रिपल्शन नहीं होता तो वैसे केस में इसका एंगल कितना होता? तो 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती वो क्या होती बेटा? sp3 होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, कह रहे कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन को हम लोग बोलते हैं बुझा चूना। तो क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? बता दो फटाक से। तो क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है बाबू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ये हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइन बोलते हैं या फिर बुझा चूना बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोल रहे हैं? ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों में उपस्थित होते हैं। कहां कहां पे? तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है। आपको पता है कि इस वाले को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 1 से लेकर के 2 ग्रुप तक होता है, डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप होते हैं और पी में 13 से लेकर के कहां तक होता है? 18 तक होता है। तो एस ब्लॉक में बेसिकली 2 प्रकार के समूह हैं, 2 प्रकार के ग्रुप हैं। एक है फर्स्ट ग्रुप और एक है आपका सेकेंड ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के रिगार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स ये अल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? अल्कलाइन नेचर का होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। और अल्कलाइन नेचर बोलो या फिर बेसिक नेचर बोलो, बात बराबर है। यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स ये कैसा नेचर शो करता है? क्षारीय नेचर शो करता है या फिर बेसिक नेचर शो करता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का बहुत ही बेसिक सा ओर है जो सब कोई जानते हैं और उसका नाम क्या है? बॉक्साइड। क्या नाम है? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड जो होता है दिस इज अ ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। क्या होता है? ओर्स ऑफ एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, यही रूल कहता है हमारे पास। और जो चेन आपने सेलेक्ट किया इसी की नंबरिंग होती है। तो मैं दोनों साइड से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर से करें तो 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5। अगर आप ये वाला ट्रेंड को देखें तब भी कीटोन 3rd नंबर पर है, ये वाला ट्रेंड को देखें तब भी कीटोन 3rd नंबर पर है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले ब्रांचिंग देखते हैं, उसके बाद साइक्लो अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तब, और उसके बाद क्या देखते हैं? तो सर वर्ड रूट को देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्ड रूट को देखते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगाते हैं, डबल के लिए EN लगाते हैं और ट्रिपल के लिए YN लगाते हैं। और लास्ट में क्या होता है बेटा? तो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। यही हम लोग जानते हैं फॉर्मेट लिखने का। तो इस वाले में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसकी बात नहीं सोचेंगे, कंपाउंड में कोई साइक्लिक भी नहीं है तो इसकी बात भी नहीं सोचेंगे। अब बात आ जाता है वर्ड रूट का, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंट हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो AN। देखो सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है
तो क्या लगा देंगे, AN लगा देंगे। फिर थर्ड पोजीशन पर देखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो थर्ड पोजीशन पर कीटोन है और कीटोन के लिखते हैं ONE। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेंटेन 3 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस कंपाउंड के लिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और OH। आपको बताना है इस कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, ठीक, या फिर स्थिति समवाय बताना है आपको, या फिर पोजीशन आइसोमर को बताना है। तो अभी देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है। OH को अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन पे रखें तो OH की पोजीशन चेंज करने के लिए मैं इसको सेकेंड कार्बन पे ले आता हूं, तो CH3CH OH और फिर क्या हो गया, CH3 हो गया। अब देखो OH की पोजीशन चेंज हो गई तो हम इन दोनों को पोजीशन आइसोमर मान के चल सकते हैं। अब OH को थर्ड पे ला करके देखो तो CH2 OH CH2 और फिर क्या हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये तो आइडेंटिकल है सर, क्या है, आइडेंटिकल है। और इन दोनों की बात करके देखूं तो पोजीशन आइसोमर है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो भाई इस कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर ये भी हो सकता है और इस कंपाउंड का भी पोजीशन आइसोमर यही होगा। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट पोजीशन आइसोमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। हमारे पास ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो एक चीज हमारे पास दिया गया CH3 CCH3 और यहां पर है बेटा H और यहां पर लगा हुआ है डॉट, ठीक ना। अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन कह रहा हूं, ये है सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। याद रखना अगर सेकेंड कार्बन पर या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पर, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होता है, एक मिथाइल ग्रुप अगर होता है तो वैसे केस में हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो, क्या लगाते हैं, आइसो। तो यहां पे सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो हम बोल दिए आइसो, और 3 कार्बन है तो बोल देंगे प्रोप, और एक हाइड्रोजन कम किया गया है तो प्रोपाइल हो गया, तो आइसोप्रोपाइल हो गया। और डॉट को हम क्या बोलते हैं, तो फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल इसका नाम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है। स्नेह मतलब क्या होता है, प्यार, है ना। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में देखो 2 टर्म है ना। एक तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर इलेक्ट्रो कह लो, और एक है आपके पास फिलिक। देखो फिलिक का मतलब होता है टू लव, और इसीलिए तो इसका हिंदी स्नेह बोला जा रहा है। स्नेह मतलब क्या होता है, प्यार होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करता है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज से कौन प्यार करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जिसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चाहत किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज की चाहत होगी। बेसिकली हम उसको इलेक्ट्रोफाइल मान के चलेंगे जो पहले से पॉजिटिव नेचर हो। पॉजिटिव नेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर ले उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखो जरा, अगर इसके पास देखे लोन पेयर है, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, हमें ढूंढना क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खा लेगा। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा। ऐसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा। तो इस 34 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, या फिर कार्बोकेटाइनों में से सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है, यही आपको पता करना है। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखें
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा कौन? 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और उसके बाद होता है 1 डिग्री। ठीक, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो कैसा है? दिस इज CH3 CCH3 CH3 CH और यहां पर दिया गया CH2 प्लस। तो देखो तो कार्बोकेटाइन कितने कार्बन को टच कर रहा है? सिर्फ एक कार्बन को, मतलब ये कितना डिग्री है बेटा? तो 1 डिग्री है। फिर ऑप्शन बी को देखें तो हमारे पास है CH3 CCH3 CH3 और यहां पर है प्लस। अब देखो कार्बन, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन को टच कर रहा है? 3, मतलब ये कार्बन कैसा है आपका? 3 डिग्री है। फिर अगर ऑप्शन नंबर सी को नोटिस कर ले हम लोग, तो दिया गया है CH3 CH2 और CH2 प्लस। फिर देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है कितने कार्बन को टच कर रहा है? एक कार्बन को टच कर रहा है। मतलब अगर आप बात करते हैं इसकी डिग्री की, तो ये भी कितना डिग्री है? तो 1 डिग्री है। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लो जरा। हमारे पास है CH3 CH प्लस CH2 और फिर क्या है आपके पास? CH3। तब देखो जरा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है ये कार्बन है, कितने को टच कर रहा है? एक इधर से एक इधर से, मतलब कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। और ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दिस इज अ मोस्ट स्टेबल, ये सबसे अधिक अस्थाई कार्बोकेटाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? जैसे आप जानते हो कि ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड को मैं हटा दूं, तब इस सिचुएशन में इसका नाम क्या देते हैं? साइक्लोहेक्सेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? साइक्लोहेक्सेन नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? ANE। नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहे हैं? The IUPAC name of the product obtained by the ozonolysis of pent2in। हमारे पास दिया गया pent2in, pent2in, और इसका हमें ओजोनोलाइसिस करानी है। तो pent2in कैसा होता है? दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज pent2in। इसको सबसे पहले आप ओजोन के साथ रिएक्शन कराओ। एक बात याद रखना, ओजोन के साथ सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है। तो अगर मैं यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कराऊं तो कैसे होगा? पहले डबल बॉन्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दो, तो बनेगा CH3 CH2 CH CH एंड CH3। ऐसा हो गया। और ओजोन को इस तरीके से अरेंज करो जैसे एक घर दिखाई दे। ऐसा दिखाई दे, घर दिखाई दे। तो एक ऑक्सीजन ऊपर रखा, 2 ऑक्सीजन नीचे रखा। अब घर को आपको तोड़ देना है, मतलब पानी डालो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और टूटेगा ऐसा कि गुंबद अलग हो जाए, बाकी पार्ट अलग हो जाए। ऊपर गुंबद होता है ना, ये उड़ गया आपका। तो एक प्रोडक्ट बना इस साइड से और एक प्रोडक्ट बना इस साइड से। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 CHO पहला प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया CH3 और CHO। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया प्रोपेनल, और इसका नाम क्या हो गया? तो सर इथानल। क्या नाम हो गया? इथानल नाम हो गया। तो जब भी हम लोग pent2in को ओजोनोलाइसिस करेंगे तो 2 अल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोपानल और दूसरा क्या होगा? इथानल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो इथीन है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आप इस कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं? आपके पास सबसे पहला ए नंबर दिया गया है CH3COONA। इसको रिएक्ट कराना है सोडा लाइम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऐसे रिएक्शन होगा, ये वाला पार्ट आपका बाहर हो जाएगा, दैट इज अ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दो तो बन जाएगा CH4, दिस इज अ मीथेन।
मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो मीथेन का फॉर्मेशन होगा, यानी एल्किन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास CH3, CH2 और OH। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, विथ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेम्परेचर रख रहा हूं मैं 170 डिग्री सेल्सियस। इस केस में एक रिएक्शन होता है, नाम है उसका बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है? बीटा एलिमिनेशन। यानी कि एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या प्रोडक्ट हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकलता है पानी। इस रिएक्शन को नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं? डिहाइड्रेशन। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी से क्या बन सकता है? एल्किन बन सकता है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को भी जरा चेक कर लें, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी को देख लें, हमारे पास है CH3COONA। इसका अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब केटाइनिक और एनायनिक रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है यहां पे CH4। दिस इज अ मीथेन। क्या बनता है? मीथेन बनता है। ये सब आपको मैं 12 में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा आपको, चाहे नीट और जेई वाला सिलेबस जो होगा उसमें भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम कार्बाइड। इसमें अगर आप पानी डालोगे ना तो एसिटाइलिन बनता है, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। दिस इज एसिटाइलिन। क्या बनता है? एसिटाइलिन बनता है। तो कौन से रिएक्शन के आधार पे एल्किन का फॉर्मेशन हुआ? तो रिएक्शन नंबर बी, अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, बीटा एलिमिनेशन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक बात याद रखना, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर बेंजीन रिंग में +M ग्रुप कनेक्ट है। +M ग्रुप कैसे चेक करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन डायरेक्टली अटैच्ड एटम। डायरेक्टली अटैच्ड एटम, तो इसको हम लोग +M की तरह मान के चलते हैं। जैसे ऑक्सीजन और H, ऑक्सीजन के पास डायरेक्टली अटैच एटम है ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर रहती है, +M के जैसा काम करेगा। फिर X के पास लोन पेयर है, X को डायरेक्टली अटैच्ड एटम बोल रहे हैं, मतलब ये ऑक्सीजन रिंग से कनेक्ट होगा, ये X रिंग से कनेक्ट होगा। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर होता है तो +M के जैसा बिहेव करता है। फिर अगर मान लेते हैं यहां पर ईथर हो जाए, ऐसा हो जाए, तो डायरेक्टली अटैच एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर है, ये +M की तरह बिहेव करेगा। और +M अगर है तो रिंग में माइनस डेवलप करेगा, कहां कहां पर? एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे। ये भी ऑर्थो है तो यहां भी माइनस डेवलप करेगा। याद रखना कि मेटा पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करता। जब आप रेजोनेंस करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर कट दिखाई देगा। तो आपको ढूंढना है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो एक मर्तबा यहां पे अटैक करेगा और एक बार यहां पे अटैक करेगा, तो आपके पास ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप में कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देगा। यहां पे +M वाला, ये हो गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूएशन, और एक होगा हमारे पास पारा सब्स्टिट्यूएशन। दिस इज अ पारा सब्स्टिट्यूएशन। तो ये कौन कौन सा कर सकता है? OH कर सकता है, X कर सकता है और OR कर सकता है। यानी कि देखो यहां पर अगर आप बात करें तो ये अल्डिहाइड है, इसके पास लोन पेयर नहीं है तो इसके पास काम नहीं होगा। फिर NO2 की बात करते हैं, NO2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं है तो इसके पास भी नहीं होगा। OH के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो इसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेक किया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which of the following is responsible for depletion of ozone layer in upper stratosphere? जो ओजोन परत होती है उस ओजोन परत को कैसे डिप्लेट किया जा रहा है? तो हम लोग को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बार बार यूज करने से, CFC को बार बार यूज करने से, जिसको फ्रियोन्स भी हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग CF2 और Cl2 भी हम लोग कहते हैं, तो ये वो गैस है जिसको यूज करने से बार बार ओजोन लेयर आपका क्या हो रहा है? डिप्लेट हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन तरफ अगर बढ़ लें, बिसाइड्स
कार्बन डाइऑक्साइड, द अदर ग्रीन हाउस गैसेस। इन चारों ऑप्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर छोड़ दें तो कौन सा गैस ऐसा है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है? तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसके बाद किसका होता है? तो सर मीथेन का होता है। किसका होता है? मीथेन का होता है। तो मीथेन भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस में आती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके बात करें तब। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का कंप्लीट कर चुके हैं। आप एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, मेरे ख्याल से यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट इसके बारे में जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।